स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हर दिन ये सेशन मैं आपके लिए लेता हूं रोज रात में 8 बजे डेली इकोनॉमी न्यूज। और इस सेशन का सिर्फ एक मकसद है कि आपके लिए अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए मुद्दों को आसान भाषा में आपको समझाना, जाकि बहुत बच्चों में इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का बहुत ज्यादा डर होता है, उस डर को हटाना। तो गुड इवनिंग सभी को, जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग सभी को। आप सबके कमेंट्स में पढ़ता हूं, आप सबके टेलीग्राम पे जो कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट आते हैं, सब मैं पढ़ता हूं। तो प्लीज रीच आउट टू मी। जो चैनल है मेरा, उस पे रीच आउट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे यू कैन रीच आउट। कोई भी आपके डाउट्स हैं सेशन से रिलेटेड, सेशन से नहीं रिलेटेड, आप मेरे तक पहुंचा सकते हो। डेली इकोनॉमी न्यूज हमारा जो सेशन है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें इसमें आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करेंगे 2 टॉपिक। वो 2 टॉपिक क्या होने वाले हैं समझ लीजिए। पहला टॉपिक इसमें है आफ्टर 4 years डिमांड फॉर बिग एजुकेशन लोन सोर्स। सोर्स का मतलब होता है इंक्रीज, यानी बड़े शिक्षा के जो लोन है, ऋण है, उसमें एक बढ़ोतरी देखी जा रही है 4 साल के बाद। तो इसको समझेंगे क्या है इसमें। और दूसरा टॉपिक है टैक्सेस में हेल्प कर्ब फिस्कल डेफिसिट। यानी कल जो मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट टैक्सेस, कल के टॉपिक में एक डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक था, उसमें हमने क्या बात करी कि राज्य सरकार को 52% जो उनका टैक्स का टारगेट था बजट के अंदर, उसका 52% पैसा वो 6 महीने में ही कमा चुकी है सरकार, उसको मिल चुका है। तो इसकी वजह से कल भी मैंने आपको बताया कि सरकार को जो लोन लेना है वो 10,000 करोड़ से कम लोन लेगी सरकार। तो इससे क्या होगा, ज्यादा जब राजस्व सरकार के पास आएगा तो सरकार को कम लोन लेना पड़ेगा, तो उसका राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। तो ये समझेंगे आज हम, इसमें दोनों चीजें समझेंगे। अब सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप सब मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो। टेलीग्राम पे सेशन की PDF मैं डाल देता हूं, थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन सेशन की PDF आपको मिलेगी। गुड इवनिंग सभी को, जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। तो कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहां सेशन की PDF मिल जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे यहां पहुंचा सकते हो, तीनों जगह, सिर्फ यहां नहीं, यहां भी पहुंचा सकते हो। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है भाई? आफ्टर 4 years डिमांड फॉर बिग एजुकेशन लोन सोर। तो बिग एजुकेशन लोन का क्या मतलब है मेरा? जो भी लोन 20 लाख से ज्यादा के लिए शिक्षा का जो भी लोन लिया जाता है, 20 लाख से ज्यादा जो भी शिक्षा के लिए ऋण लिया जाता है, उसको हम बिग एजुकेशन लोन बोलते हैं। अब इसको समझने से पहले आप कुछ चीजें गांठ बांधकर समझ लीजिए। गुड इवनिंग सभी को। यह पहला टॉपिक डिस्कस हो रहा है। पहली बात क्या है, लोन क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या है, ऋण क्या है, लोन क्या है? जब भी आप जाकर किसी और से पैसा उधार लेते हो, उसको लोन बोलते हैं। आप ही अपने दोस्त से भी ले सकते हो, रिश्तेदारों से भी ले सकते हो, बैंक से भी ले सकते हो जाके। तो लोन क्या है? लोन की वजह से आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है, लाइबिलिटी आती है। तो लोन इज द अमाउंट गिवन बाय पार्टी ए टू पार्टी बी, और इसमें एक प्रॉमिस पार्टी बी करती है पार्टी ए से कि वो इंटरेस्ट के साथ, यानी ऋण के साथ पैसा वापस करेगी। यही लोन होता है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय सिस्टम है, प्रणाली है, उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन विनियमित करता है? RBI करता है। और RBI का एक प्रमुख रोल क्या है, एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि सभी क्षेत्रों को ध्यान रखिए, सभी क्षेत्रों को अफोर्डेबल, टाइमली
और कम दरों पे लोन मिले। क्योंकि बैंकों को अगर आप आरबीआई फोर्स नहीं करेगा तो बैंक तो गरीब को लोन देंगे नहीं, क्योंकि बैंक क्या करेंगे, जहां से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है अमीर लोगों को लोन देंगे, उद्योगपतियों को लोन देंगे। तो आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ये काम है कि वो फोर्स करे बैंकों को और बोले कि आपको सभी क्षेत्रों को लोन देना है। और सभी क्षेत्रों को लोन कैसे देना है? कम ऋण दरों पे देना है, यानी अफोर्डेबल कीमत पे देना है। साथ ही साथ आप लोगों को जो ऋण दरें हैं वो तो अफोर्डेबल होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो ऋण एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी आसान तरीके से लोगों को मिलना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जब जरूरत है इंसान को तब लोन मिले, जब जरूरत नहीं है तब मिल रहा है तो क्या फायदा। सो अफोर्डेबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। अब इसीलिए आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यानी आरबीआई ने बैंकों को कुछ क्षेत्रों को, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों को प्रायोरिटी क्षेत्र बोला है कि इनको बैंकों को इन क्षेत्रों को लोन देना ही देना पड़ेगा। और आरबीआई ने क्या बोला है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होते हैं? वो क्षेत्र अर्थव्यवस्था के जिसको आरबीआई ने प्रायोरिटी क्षेत्र घोषित किया है, जिसकी वजह से बैंकों को यह निर्देश देता है आरबीआई कि आपको इन क्षेत्रों को कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ आपके जो लोन हैं वो देने ही देने हैं। उनको प्रायोरिटी सेक्टर बोला जाता है। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो एक प्रायोरिटी सेक्टर क्षेत्र है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोन 20 लाख रुपए से कम के लिए जाते हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए लोन ले रहे हैं बैंकों से या उससे कम, तो आपका वो शिक्षा वाला लोन प्रायोरिटी सेक्टर लोन कहलाएगा, पीएसएल लोन कहलाएगा। अगर 20 लाख से ज्यादा का शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल एजुकेशन लोन कहलाएगा, नॉर्मल शिक्षा ऋण कहलाएगा। तो हमने प्रायोरिटी सेक्टर लोन समझ लिए कि क्या होते हैं। वो क्षेत्र जिनको आरबीआई डेजिग्नेट करता है बैंकों को कि इन क्षेत्रों को खास तौर से आपको लोन देना। अब एजुकेशन का क्षेत्र मैंने बताया, जैसे 20 लाख के लोन के नीचे अगर आप ले रहे हो शिक्षा के लिए तो वो प्रायोरिटी सेक्टर है। और कौन से क्षेत्र हैं जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर में डालते हैं? तो आरबीआई ने रिवाइज्ड रूल्स निकाले, उसके अंदर कृषि का क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर है। कृषि के क्षेत्र को हम प्रायोरिटी सेक्टर मानते हैं। साथ ही साथ एमएसएमई के क्षेत्र को, यानी छोटे मझौले और मध्यम वर्गीय उद्योगों को हम एमएसएमई मानते हैं। निर्यातकों को जो लोन दिया, एक्सपोर्टर्स को, शिक्षा बता ही चुके हैं, हाउसिंग के लिए, घर खरीदने के लिए लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना के लिए जो लोन लिए जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर, विंड पावर, उनके लिए जो लोन दिए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रायोरिटी सेक्टर लोन होते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। प्रायोरिटी सेक्टर वो क्षेत्र हैं, जो भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से सुन लो, जिनको आरबीआई एक कैटेगरी में डालता है, एक श्रेणी में डालता है कि भाई इनको अगर हम बैंकों को नहीं फोर्स करेंगे तो कौन सा बैंक किस छोटे किसान को लोन दे देगा, कौन सा बैंक गरीब को दे देगा घर बनाने के लिए लोन? नहीं देगा। तो उनको फोर्स करना पड़ता है। तो फोर्स करने के लिए उनको टारगेट दिया जाता है इसके अंदर कि आपको इतना % जो आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, क्या आपका जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी ANBC, ये क्या होता है? जो भी बैंक जो भी लोन दे रहे हैं साल में, प्लस जो भी पैसा बैंक अपने डिपॉजिट का, जो डिपॉजिट उनके बैंक में आ रहा है उसका जो भी पैसा लोन के तरीके से दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी पैसा बैंक्स
सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एसएलआर नॉर्म के अंडर नहीं आता है। नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। अब एसएलआर क्या होता है ये भी सुन लो जल्दी से। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। आरबीआई बैंकों को बोलता है कि उनके डिपॉजिट का कुछ हिस्सा बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। तो बैंकों के डिपॉजिट का, जो भी हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के पास, उसी पैसे का इस्तेमाल बैंक करता है या बैंक आरबीआई से उधार लेगा। लेकिन जो डिपॉजिट का कुछ हिस्सा है वो बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है, और डिपॉजिट का वो हिस्सा जो सरकारी प्रतिभूतियों में आरबीआई के निर्देश के आधारित पे बैंक्स निवेश करते हैं सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। अब मान लो बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट है, 100 रुपए डिपॉजिट है। अब आरबीआई ने बोला आपके डिपॉजिट का 15% पैसा आप एसएलआर के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में लगाएंगे। तो अब इस डिपॉजिट का 15 रुपए बैंकों को कहां निवेश करना है? बैंकों को निवेश करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में, यानी सरकारी बॉन्ड खरीदने में। लेकिन अब बैंकों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रखी है आरबीआई ने। अगर बैंक चाहे तो 15% तो एसएलआर के अंदर सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकती है, और चाहे तो उससे ज्यादा भी कर सकती है। कोई रोक टोक तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रोक दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा मिनिमम 15% आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने 15 रुपए तो लगाए और एक्स्ट्रा 15% के और बॉन्ड खरीद लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा 15% के बॉन्ड खरीदे हैं ये क्या हो जाएंगे? नॉन एसएलआर, यानी एसएलआर रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब एक्स्ट्रा 15% के खरीदे तो वो नॉन एसएलआर हो गया। तो यहां बात कर रहे थे हम लोग एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की। ठीक है, तो टारगेट क्या दिया गया है? बैंकों को टारगेट दिया गया है। अगर हम आगे बढ़ें, जब सबके जो डाउट्स हैं वो मैं देख रहा हूं, जो भी डाउट्स हैं वो मैं जितने डाउट्स ले सकता हूं मैं ले लूंगा। बाकी जितने के डाउट्स हैं प्लीज इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिए। तो यहां टारगेट क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर को, यानी जो प्रायोरिटी क्षेत्र हैं जो अभी बताए मैंने, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट, इनको 40% एएनबीसी देना पड़ता है। यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40%। अगर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 100 रुपए है तो उसका 40% इन क्षेत्रों को लोन देना है। अगर 100 रुपए है तो 40 रुपए उधर देना है। अब सुनिए, अगर ये 40% प्रायोरिटी सेक्टर जो लोन है जिसमें 100 रुपए का लोन था, 40% एनबीसी का प्रायोरिटी सेक्टर को गया। अब इस बात को समझिए, इस 40% का, मान लो 40 रुपया था जो प्रायोरिटी सेक्टर को गया, इस 40 रुपया का 18% एग्रीकल्चर को जाना चाहिए। इस 40 रुपए में से 8% स्मॉल और मार्जिनल किसानों को, छोटे और मझोले किसानों को जाना चाहिए। 7.5% सूक्ष्म उद्योगों को जाना चाहिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस को जाना चाहिए, और जो गरीब तबका है उसको 10% इसका लोन जाना चाहिए। 40% में 18% किसानों को, इतना इसको, इतना इसको, इतना इसको। इस 40%, अगर ये 40% की कीमत है 100 रुपए, अगर इस 40% की कीमत है 100 रुपए, तो 18 रुपए किसको जाएगा? एग्रीकल्चर को, कृषि क्षेत्र को। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर यानी छोटे और मझोले किसानों को 8 रुपए, फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5 रुपए, और
वीकर सेक्शंस को 10 रुपए जाना ही जाना है। ये रूल है आरबीआई का, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे भेज सकते हो अपना। एसएलआर भी समझा दिया, एसएलआर मैंने पहले भी समझाया है लाइव क्लास में। जो बच्चे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनको पता है एसएलआर क्या होता है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अपनी न्यूज पे। अब ये न्यूज क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं न्यूज क्या बोल रही है कि फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 years बिग टिकट एजुकेशन लोन्स आर विटनेसिंग इंक्रीज दिस ईयर। यानी 20 लाख से ज्यादा वाले लोन पिछले 4 साल में पहली बार ज्यादा उसमें अपटिक है, यानी ज्यादा लोन लिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? उसका कोई कारण तो होगा, क्योंकि 2020 की कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बाद लोग, बहुत सारे लोग जो बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब जो कोविड की वजह से रुकावटें थी वो हट गई हैं, तो अब आसान हो गया है लोगों के लिए बाहर जाना, और विदेश में पढ़ने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो वो हाई टिकट जो लोन्स हैं शिक्षा के लिए वो ज्यादा दिए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो प्रायोरिटी सेक्टर शिक्षा के लोन है 20 लाख से कम, उसमें नेगेटिव ग्रोथ है, यानी उसमें लोग ज्यादा नहीं ले रहे हैं लोन। प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन लोन ज्यादा नहीं लिए जा रहे हैं, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन लोन यानी 20 लाख से ज्यादा वाले लोन ज्यादा लिए जा रहे हैं। पिछले 5 साल से नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में गिरावट देखी जा रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, एजुकेशन लोन अंडर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर यानी 20 लाख से ज्यादा वाले पिछले साल के मुकाबले इस साल 9.5% ज्यादा लिए जा रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। अब अगर इन द सेम पीरियड इन 2021 एजुकेशन एडवांसेस डिक्लाइंड बाय 4.5%। पिछले साल का अगर आंकड़ा देखें तो शिक्षा के लिए जो लोन दिए जा रहे थे उसमें 4.5% की गिरावट थी। इस साल हाई टिकट लोन 20 लाख से ज्यादा वाले में 9.4% से ज्यादा है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, ट्रेंड है, देख लीजिए मैप, ये ग्राफ है। तो अगर हम 2020 में देखें तो अगर हम, ये है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर 20 लाख से ज्यादा, ये है प्रायोरिटी सेक्टर 20 लाख से कम। तो 2020 में दोनों में गिरावट थी, -4.1 -3.8। फिर 2021 में प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट थी, -9.1, और यहां -4.5 था। इस साल नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में बढ़ोतरी है, 9.4 पहुंच गया है, और प्रायोरिटी सेक्टर वाला -11% पे ही अटका हुआ है। अब ये तो हमने समझ लिया, ये ग्राफ था। अब प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर यानी 20 लाख से कम का लोन प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें गिरावट देखी जा रही है लगातार। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग, मैंने सारे डाउट्स जो मैं आंसर कर सकता था मैंने कर दिए हैं। अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज रीच आउट टू मी। मैं बोलूंगा प्लीज टेलीग्राम का यूज करिए, रीच आउट करिए और मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। अब इसकी क्या है, एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात हो रही है। एजुकेशन इन्फ्लेशन क्या होता है? शिक्षा लेना जब महंगा हो जाए उसको हम एजुकेशन इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब शिक्षा का दाम महंगा हो जाए तो वो एजुकेशन इन्फ्लेशन है। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, मतलब शिक्षा आजकल बहुत महंगी हो गई है, ठीक है। अब इशू क्या है? अब इशू ये है कि देश में लोग ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लोन क्यों नहीं ले रहे? मान लो मैंने 20 लाख का लोन लिया, अब मुझे वो 20 लाख का लोन तो लौटाना पड़ेगा ना। तो 20 लाख का लोन मैं तभी लौटा पाऊंगा जब मेरे कॉलेज के बाद, शिक्षा के बाद मुझे जॉब मिले। अब मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है हाई पेइंग, ज्यादा पैसा देने वाला, तो मैं कैसे लोन लौटाऊंगा? ये भी तो समस्या एक हो जाएगी। तो इशू देयर इज नो हाई पेइंग जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। रीपेमेंट कैपेसिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, यानी जब लोग कमाई नहीं पाएंगे तो वो पैसा कहां से लौटाएंगे? इसीलिए लोन नहीं लिए जा रहे हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इस वजह से वो लोग लोन ले रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर वाला। अब एक और खतरा है जो कंसर्न है बैंकों का, वो क्या है?
कि जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो जो उन्होंने शिक्षा के लिए लोन लिया है वो लोन लौटा नहीं पाएंगे। तो बैंकों को ये डर है कि उनका जो लोन, एजुकेशन लोन है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। भाई बैंक किससे कमाते हैं पैसा? इसको ध्यान से समझिए। जब हम बैंकों की बात करते हैं तो इस चीज को बहुत समझिए। बैंक के पास एसेट्स होते हैं यानी परिसंपत्ति, और बैंक की लाइबिलिटीज होती हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं? किसी एसेट का क्या मतलब है? परिसंपत्ति क्या मतलब है? जिससे आप पैसा कमा सकते हो वो आपका एसेट है। जो चीज आपको लौटानी है वो लाइबिलिटी है। यही है कि नहीं है? तो एसेट क्या होगा? बैंक को क्या लौटाना पड़ता है? डिपॉजिट्स। जो भी पैसा आप बैंक में जमा करते हो, आप कभी भी बैंक से जाकर मांग सकते हो, तो बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। उससे पैसा नहीं कमा रही है बैंक, बल्कि डिपॉजिट्स पे बैंक को सेविंग इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, आपको ऋण देते हैं वो। और एसेट क्या है बैंक के लिए? लोन्स, क्योंकि लोन से उनकी कमाई होती है। जब वो लोन देते हैं तो बैंकों के उसके बदले इंटरेस्ट रेट कमाई होती है, तो बैंक के लिए वो एसेट है। जब ये लोन बैंक को फायदा देना बंद कर दे, यानी मैंने लोन लिया, मैंने लोन लौटाना बंद कर दिया बीच में ही, ना मैं असल लौटा रहा हूं ना मैं सूद लौटा रहा हूं, तो बैंक के लिए ये एसेट तो खराब हो गया, ये परिसंपत्ति खराब हो गई। तो इसको क्या बोल देंगे? बैड लोन यानी खराब ऋण, या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो एसेट से बैंक का फायदा नहीं हो रहा है। तो डर यह है बैंकों का कि क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो एजुकेशन लोन जो बैंक्स दे रहे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन सकते हैं। जैसे एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, पहली तिमाही जो इस साल की थी, उसके अंत में जो एजुकेशन के जो लोन का एनपीए था वो 7.8% था, 7.82% था। लगभग 80,000 करोड़ के एनपीए थे एजुकेशन में, ठीक है। और आरबीआई के हिसाब से सितंबर में यह आंकड़ा 85,098 यानी 85,098 करोड़ हो गया। यानी एनपीए बढ़ गए हैं पहले क्वार्टर से अभी तक। पहला क्वार्टर क्या था? अप्रैल मई जून। दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर दूसरे क्वार्टर के अंत में 5,000 करोड़ का ज्यादा एनपीए हो गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा एनपीए का कॉन्सेप्ट भी। इसके बाद भी किसी का कोई डाउट है? मैंने जो डाउट ले सकता था मैंने सारे ले लिए हैं। इसके बाद भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप रीच आउट करिए मेरे से टेलीग्राम पे और अपने सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक में स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में दिखा चुका हूं, अगर आप चाहते हैं तो दोबारा भी दिखा देता हूं। ये रहा टेलीग्राम लिंक। इस टेलीग्राम लिंक पे जाकर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, ठीक है। रिवाइंड करके देख लेना, टेलीग्राम लिंक दिख जाएगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं, आप अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टडी आईक्यू के साथ कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के साथ तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एनरोल करना है। ये आखिरी फाउंडेशन बैच है। आखिरी बैच है, क्यों बोल रहा हूं फाउंडेशन बैच? बिकॉज इस साल अब कोई भी फाउंडेशन बैच नहीं आने वाला है। फाउंडेशन बैच का क्या मतलब होता है आप सभी को मैं समझा दूं। फाउंडेशन बैच का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आपको एकदम बेसिक से प्रीलिम्स और मेंस के बारे में, जब घर बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहले नींव डालते कि नहीं डालते? जब भी कोई तैयारी कर रहे हो तो आपको जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे किसी भी चीज के तो आप कैसे पढ़ोगे? तो यहाँ बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। और सारी की सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी। ये सारी की सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी आपके लिए, और 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, ये समझ लीजिए। और वही क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में 2 साल के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको कई चीजें इसके अंदर दी जाएंगी। वो कई चीजें क्या होंगी समझ लीजिए आप। तो
इसके अंदर आपको प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स दिया जाएगा जिसके जरिए आप प्रीलिम्स के पहले अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर सकते हो। मेंस में, आईएएस के मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आंसर राइटिंग। तो जब तक आपने आंसर नहीं लिखा तब तक आप मेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे, साथ ही साथ इसमें आपको जो नोट्स हैं वो दिए जाएंगे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो भी भाषा आपको समझ में आती है उसमें आप कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको मेंटर्स दिए जाएंगे। भाई टीचर है, मैं हूं, लाइव क्लास लिए भी आधे घंटे 40 मिनट की, मैं चला गया, फिर टेलीग्राम पे आपने पोस्ट किया, आपको इंस्टेंटली डाउट रेजोल्यूशन चाहिए, या आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कुछ तकलीफ हो गई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें? तो क्या है, आप मेंटर को कॉल कर सकते हो, मेंटर से बात कर सकते हो। तो आपके वो पढ़ाई के भी डाउट सॉल्व करेगा, कोई पर्सनल इशू हो गया है तो वो भी आपसे सुनेगा और आपको एक राय देगा जो आप कर सकते हो। ये आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा ऐसा। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसमें एनरोल करने की बहुत ही अफोर्डेबल कीमत है 24,499। अगर आप ये कोड लगाओगे केपी लाइव तो आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। तो इसका यूज करिए अपनी तैयारी को एक नए आयाम की तरफ। और इसमें अगर किसी का डाउट है तो इसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। अगर किसी को लग रहा है सर आप पढ़ाते रहोगे कि नहीं, ये 18 अक्टूबर से क्लासेस चालू होंगी। इसकी शाम का बैच है, इवनिंग 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी शाम को, और इसमें शाम को 6 बजे की क्लास होगी। तो जो भी बच्चे कॉलेज जाते हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। क्या है? टैक्सेस में हेल्प कर्व फिस्कल डेफिसिट। यानी जो सरकार को ज्यादा टैक्स मिल रहा है, वसूल रही है सरकार, जो ज्यादा टैक्स मिल रहा है उसकी वजह से राजकोषीय घाटा घटेगा। भाई सरकार ने इस साल के बजट में, इस साल का जब बजट पेश हुआ तो राजकोषीय घाटा कितना था? 6.9% ऑफ जीडीपी। यानी जितनी भारत की जीडीपी है उसका 6.9% राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट था। और बजट में सरकार ने बोला कि अगले वित्तीय वर्ष यानी इस साल हम राजकोषीय घाटे को 6.4% ऑफ जीडीपी पे ला देंगे, यानी कम कर देंगे। तो इसमें सबसे पहली बात समझने वाली कौन सी है? इसमें सबसे पहली बात जो आपको समझने वाली है उसमें यह समझना पड़ेगा आपको कि जब सरकार बजट पेश करती है तो उसमें डेफिसिट होते हैं। बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या होता है? बीडी की मैं बात करूं तो वो क्या होता है? बजटीय घाटा। ये क्या होता है? सरकारी जो टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। यानी सरकार को जितना राजस्व मिला, अगर उसको मैं टोटल सरकार के खर्चे से माइनस कर दूं और ये अगर एक पॉजिटिव नंबर आता है तो सरकार का घाटा है। ठीक है, तो ये बजट डेफिसिट हो जाता है। अब दूसरी चीज क्या बात कर रहा हूं मैं? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। और तीसरा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ठीक है, तो पहले राजस्व घाटे की बात कर लेते हैं। जब भी हम बजट की बात करते हैं तो भारत का बजट दो तरीके का बजट होता है। एक होता है रेवेन्यू यानी राजस्व बजट, एक होता है कैपिटल यानी पूंजी बजट। राजस्व में क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्चा। यहां भी वही आता है, कैपिटल रिसिप्ट पूंजी प्राप्ति और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी खर्चा।
ये दो चीजें होती हैं। तो जब हम बजट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, जब हम बजट डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। यानी जब मैं बजट डेफिसिट की बात कर रहा हूं तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व खर्चा, पूंजी खर्चा माइनस राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति, ये बजट डेफिसिट हो जाता है। समझ गए आप लोग? अब जब मैं राजस्व घाटे की बात कर रहा हूं, राजस्व घाटे की, राजकोषीय घाटे की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्व यानी रेवेन्यू, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, यानी पूंजी बजट से मुझे मतलब नहीं है। पूंजी बजट क्या होता है, जो भी पैसा सरकार एसेट क्रिएशन पे खर्च करती है, पुल बनाने पे, सड़क बनाने पे, वो पूंजी बजट के अंदर आता है। तो रेवेन्यू बजट क्या, राजस्व खर्चा, मेरा आम खर्चा। अगर मैं हर महीने एक सैलरी कमा रहा हूं तो मेरी पूंजी प्राप्ति है, और हर महीने मैं अपने खाने पीने, बिजली के बिल, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहा हूं तो मेरा रेगुलर खर्चा है। तो जो भी आपका रेगुलर कमाई होती है और रेगुलर खर्चा होता है वो रेवेन्यू बजट होता है। यानी सरकार की जो रेगुलर कमाई है और सरकार का जो रेगुलर खर्चा है, रेगुलर कमाई कहां से आती है, टैक्स से, और रेगुलर खर्चा सरकार का किस पे होता है, लोगों की, सरकारी लोगों की सैलरी पे, भारत में जो सब्सिडी दी जाती है वो, और डिफेंस बजट यानी रक्षा क्षेत्र में जो खर्चा भारत सरकार करता है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व खर्चे से राजस्व प्राप्ति को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व खर्चा यानी राजस्व प्राप्ति को माइनस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं तीसरे यानी इंपॉर्टेंट राजकोषीय घाटे पे। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार का जो एडिशनल खर्चा होता है, सरकार को मान लो 100 रुपए मिला और सरकार का खर्चा है 180 रुपया, ये मान लो, उदाहरण है, मान लो क्या जाता है, ये समझो, ध्यान से समझो। अब 100 रुपए तो उसको मिल गया, अब ये 80 रुपए इसको माइनस करोगे तो 80 रुपए का घाटा है, तो 80 रुपए की भरपाई कहीं से तो करनी है। अब सरकार कहां से कर सकती है, सरकार ऐसे कर सकती है कि उसके जो एसेट्स हैं, यानी सरकार की कोई नई कंपनी है, सरकार क्या करती है, सैटेलाइट भेजती है, उसका जो टेलीफोन के लिए स्पेक्ट्रम बेचती है, वो क्या है, एसेट है। तो मान लो सरकार ने अपनी परिसंपत्ति और एसेट बेच के 30 रुपए का जुगाड़ कर लिया, तो ये 30 रुपए इससे हटा दो तो कितना बचा, 50 रुपए। अब 50 रुपए अभी तो घाटे में है, तो 50 रुपए जो घाटा है वो सरकार कहां से पूरा करेगी, उधार लेकर पूरा करेगी, उधार लेकर पूरा करेगी। तो कितना उधार सरकार को लेना है अपने घाटे की भरपाई करने के लिए, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। समझो इसको, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल यानी कुल खर्चा माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। यानी कुल खर्चा जो सरकार का है उसमें से मैं वो कमाई सरकार की माइनस कर दूं जिसकी वजह से सरकार के ऊपर कोई ऋण नहीं चढ़ रहा है, कोई कर्जा नहीं चढ़ रहा है, तो वो अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कितना कर्जा लेना है सरकार को। तो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स क्या होगा, ये 100 रुपए, ये 30 रुपए, ये क्या है, ये सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा रही है, 30 रुपए और 100 रुपए, तो 130 रुपए सरकार की नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट हो गई। बचा कितना, 50 रुपए।
क्योंकि टोटल खर्चा 180 है, उसमें से 130 हटाओगे तो कितना बचेगा? 50। वही आपका फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट क्या दर्शाता है कि सरकार कितना मार्केट से जाकर लोन लेगी अपना खर्चा पूरा करने के लिए, और जितना ज्यादा लोन सरकार लेगी उतना ज्यादा सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ेगा। और किसी भी सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ना नहीं अच्छा होता, क्योंकि कर्जा फिर उतारना भी तो है, उसके लिए भी तो पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? अनाप शराब उधार नहीं ले सकते। तो ये न्यूज क्या बोल रही है, कल हमने डिस्कस किया था, क्योंकि टैक्स कलेक्शन सरकार का बहुत बढ़ गया है। कल ही मैंने बताया था आपको डेली इकोनॉमी न्यूज में कि डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष कर की, तो 6 महीने में जितना टारगेट था उसका 52% पैसा सरकार अभी ही आ चुका है सरकार के पास। और अभी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर त्योहार के महीने हैं, इसमें तो और खर्चा होगा, तो सरकार को और जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स मिलेगा। तो यह बोला जा रहा है कि सरकार का जो टारगेट था उससे ज्यादा सरकार पैसा कमा लेगी इस बार कर के जरिए, यानी टैक्सेस के जरिए। तो सरकार को जो उधार लेना था वो सरकार ने बोला है कि हम 10,000 करोड़ से कम उधार लेंगे। यानी अगर मैं सरकार 1 लाख करोड़ का उधार लेने वाली थी, उदाहरण दे रहा हूं, असलियत नहीं है, तो उसमें अब 90,000 करोड़ रुपए ही सरकार उधार लेगी। 10,000 करोड़ जो एडिशनल बोरोइंग थी वो सरकार अब नहीं करने वाली। तो ये एक अच्छी चीज है सरकार के लिए, क्योंकि अगर सरकार कम पैसा उधार लेगी तो वो सरकार के घाटे के लिए अच्छा है, क्योंकि टारगेट कितना था? 6.4%। तो अगर ये हो पा रहा है तो मीट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कलेक्टेड टोटल 13.49 ट्रिलियन, यानी 13,49,000 करोड़ रुपए कमा चुकी है 8 अक्टूबर तक, और जीएसटी भी ज्यादा कमा चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये करीबन इतना परसेंट है, अगर नेट ले लें तो 50% क्रॉस हो चुका है। फिस्कल डेफिसिट हम बात कर ही चुके हैं, तो मेरी आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों टॉपिक। इसके बावजूद भी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज 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 रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पे, क्योंकि सेशन की एक लिमिट है, उस लिमिट में हमको ये सेशन पूरा करना होता है, तो इस सेशन को है। तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए ये ग्रुप को फॉलो कर लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं, सभी के सभी, और ट्विटर पे भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जाने से पहले आप लोग को मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप लोग हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। कोर्स में एनरोल करने के लिए क्या करना है मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला कोड लगाना है KP Live, और आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। मेरी आशा है आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इसी के साथ आप सबसे मैं अलविदा लेता हूं। किसी का कोई डाउट है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज 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 आप लोग मेरे से प्लीज रीच आउट कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी जगह। यहां अगर आप रीच आउट करोगे तो ज्यादा जल्दी आंसर मिल जाएगा। इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, यहां सेशन की PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।